ठीक है, तो हेलो क्लास। आ गए हम वापस हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेके, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। हमने ऑलमोस्ट सारे PYQs, HOTS क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और देखो चांसेस यही है कि क्वेश्चन इन्हीं में से आने, बिकॉज इतना कुछ चेंज नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, PYQs भी अपन ने डिस्कस कर लिए, एक्सपेक्टेड जो मेरे को लगता है जो इस बार पेपर में आ सकते हैं या उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, तो वो भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे अभी तक प्लीज एक बार देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या कहता है ये चैप्टर? देखो, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है। ये चैप्टर जो है आपका सबसे इजी है। सबसे पहले देखा जाए तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया आपका। ए सेक्सुअल में हमारे पास में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, रीजनरेशन और ये सारे हैं। उसके अलावा हमारे पास में क्या है, मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, डिस्कस करेंगे कि वाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, DNA कॉपिंग। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है HOTS में, CBQ में, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है कि DNA कॉपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक बार वो भी अपन देखेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू नो ऑलरेडी, इट इज सो इजी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना नहीं है डीप में, लेकिन हाँ 3 नंबर में जैसे लिखा हुआ है कि भाई 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन, बहुत इजी है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों वाला सवाल है, पता है हमें ऑलरेडी बहुत कुछ, लेकिन एक बार फिर भी हम गो थ्रू होंगे कि हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम आ रहा है, प्रिपरेशन करनी है, छूटना कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट क्या है, वेरिएशन जरूरी क्यों है। बहुत सारी जो आप ये जो गाइड्स वगैरह पढ़ते हो, जैसे MTG है या जो भी है, उनमें सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि वेरिएशन जरूरी क्यों है, वेरिएशन किसकी वजह से आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। देखो भाई, किन में से ऐसा, इनमें से ऐसा कौन सा जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है? तो हम फर्मेंटेशन की बात करें तो आपको पता है दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एक ही पेरेंट होता है। वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट 2 चाहिए। मियोसिस, मेल और फीमेल क्रोमोसोम 2 चाहिए। पॉलिनेशन, मेल और फीमेल गैमेट अगेन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, इजी, बहुत इजी, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स इज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इसने कहा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम अगर हम लोग रिवाइज करें, तो अगर आपको याद हो तो बेटा ध्यान से सुनना। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये यहां होता है आपका क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये साइट क्या हो गई? क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है? आपके फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। यहां से फिर ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट से यहाँ एम्ब्रियो बनेगा, और ये जो एम्ब्रियो है ये जाके इम्प्लांट होगा आपके कहाँ पे? यूट्रस में। तो बेटा ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन है, 2 MCQ बनते हैं यहाँ से। पहला MCQ, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? यूट्रस। दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। और अगर आपसे पूछता है कि फ्यूजन ऑफ या फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक ही बात है, दोनों वो कहाँ होता है? आपके फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वेरिएशन इज मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर आपको ये चीजें नहीं पता हो तो। देखो ध्यान से सुनना, ये पूछ रहा है कि वेरिएशन कब आते हैं, और वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? अलग अलग DNA चाहिए। जब DNA अलग अलग होंगे, मेल फीमेल दोनों से आएंगे, तभी तो वेरिएशन आएगा। अगर सेम पेरेंट बार बार कट होगा तो वेरिएशन तो नहीं आएगा। तो मतलब सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। तो हमने ये दोनों ऑप्शन तो क्या कर दिए? कट कर दिए, बिकॉज ये दोनों किसके टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात करें अगर हम माइटोसिस की, माइटोसिस अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर वो क्या रहता है? सिमिलर रहता है, सेम रहता है, 2n ही होता है। तो सर अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा तो फिर मेल और फीमेल से जब फ्यूज होगा तो फिर वो 4n हो जाएगा। तो सर ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो जेनेटिकली डिसिमिलरिटी हो जाएगी, जेनेटिकली डिसऑर्डर हो जाएगा ये। तो सर ये भी नहीं हो सकता।
लेकिन अगर आपको ध्यान से और अगर आपको मियोसिस याद हो थोड़ा सा भी, क्लास 9 में जब हमने मियोसिस पढ़ा था कि एक जो आपका पेरेंट होता है वो जो है इसके क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ एन हो जाता है, फिर फीमेल के भी हाफ हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, और ये दोनों फ्यूज करके फिर आपका क्या बनेगा, 2n बनेगा, और इसकी वजह से क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, इट इज ड्यू टू मियोसिस, बिकॉज इन दिस द क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ, दोनों फ्यूज होंगे और क्या आएंगे आपके, वेरिएशंस। समझ में आया। माइटोसिस में क्यों नहीं आता है, बिकॉज इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, सेम रहता है, और अगर सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा तो बेटा सेम सेम जब मिलेंगे तो यहाँ पे 2n होता, यहाँ भी 2n होता, यहाँ 4n हो जाता, और 4n होता तो बेटा ये तो जेनेटिकली डिसऑर्डर हो जाता है, और बच्चा हो सकता था कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती, वेरिएशन तो छोड़ो, उल्टी कोई प्रॉब्लम ही होती है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज, अब देखो ये एमसीक्यू में है और कई बार क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लेते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर ही क्यों लोकेटेड है, हमारी बॉडी के आउटसाइड क्यों लोकेटेड है, किसमें होती है, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो वो होती है एक पार्ट में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस आर लोकेटेड इनटू द स्क्रोटम, 2 टेस्टिस होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये बाहर लोकेट क्यों है बॉडी से, तो अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 गलत लिख दिया, 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो बहुत ज्यादा है, और टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर लोअर चाहिए, इससे कम टेम्परेचर चाहिए, तो वो बॉडी से बाहर इसलिए लोकेटेड है बिकॉज बॉडी के बाहर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली बाहर, जैसे एनवायरमेंट मान लो 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 22 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो बॉडी से तो कंपेयर में कम ही होगा, तो इसके लिए बॉडी के बाहर लोकेटेड होती है ताकि वो अपना जो लोअर टेम्परेचर है उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके, और क्या प्रोड्यूस कर सके, स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। तो टू प्रोटेक्ट दी स्पर्म्स, नहीं सर, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, 100% सर। आगे क्या कह रहा है, फॉर हार्मोन सिक्रेशन, नहीं सर, और फॉर इजी फर्टिलाइजेशन, ये तो सर पूरा ही गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, असोसिएशन रीजनिंग में आ गए हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन, 100% वेरिएशन इसीलिए आते हैं बिकॉज आधे क्रोमोसोम मेल में से आते हैं, आधे आपके फीमेल में से आते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, वेरिएशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, सही बात है। क्या कह रहा है, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, 100% सही बात है। ये जो आप मेल फीमेल की बात करो तो इनसे क्या आता है, गैमेट से तो आते हैं, और वो गैमेट्स किसकी वजह से बनते हैं, मियोसिस की वजह से बनते हैं, और 2 स्लाइड पहले ही हमने पढ़ा था कि जो मियोसिस होता है उसी की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशन, तो दोनों ही क्या है आपके सही, असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है। जो रीजन है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज मियोसिस की वजह से गैमेट बनते हैं, और गैमेट में ही गैमेट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों की वजह से वेरिएशन आते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्लॉकिंग फेलोपियन ट्यूब्स प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी फेलोपियन ट्यूब। सर देखो ये तो सही बात है, 100% सही बात है, 100% फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ स्लाइड्स पहले। फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, सही बात है, क्योंकि अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी, मान लो ये यहाँ से ब्लॉक है, तो आपका यहाँ पे फ्यूजन जो होगा, अगर जाइगोट बन भी गया तो जाइगोट बेटा इम्प्लांटेशन के लिए आगे जाएगा कैसे, बिकॉज यहाँ तो क्या है, ब्लॉकेट है, तो यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए प्रिवेंट होगी। बट क्या ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी? हाँ सही बात है ना, दोनों ही सही है। सही क्यों है, देखो क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो सही बात है, दोनों से एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए हो जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है जी, नेक्स्ट बहुत सिंपल सिंपल है, तो मजा आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ गया तो। ओके, नाउ अ गुड क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन आंसर स्टार्ट्स, बिकॉज देखो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आते नहीं है अभी तक जो आए हैं उसमें से ये कुछ यही एमसीक्यूज और एसएसएन है तो अभी तक आपसे पूछे गए। क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। देखो भाई बहुत सिंपल है, बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन। बाइनरी की बात करोगे तो मतलब एक सिंगल कट से वो 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। मल्टीपल फिशन की बात करोगे तो यहां मल्टीपल कट्स लगे और उनका डिवीजन भी क्या हो गया, मल्टीपल, मतलब वो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गए। इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस इतने सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, मल्टी न्यूक्लियर बन गया वो, ठीक है। तो बाइनरी फिशन जो होता है उसमें एक सिंगल कट लगता है, जैसे कि एग्जांपल अगर आप अमीबा की बात करें तो अमीबा में एक सिंगल कट लगा, एक से कितने बन गए, 2 बन गए, दिस इज बाइनरी फिशन। लेकिन अगर आप प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम के अंदर जो एक न्यूक्लियस है बेटा इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं,
इतने छोटे छोटे टुकड़े, और ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में। बाइनरी किस में होता है, आपके अमीबा में। मल्टीपल फिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। याद रखना, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर भी। नहीं है क्या, कोई बात नहीं, हमने डिस्कस कर लिया, आंसर बहुत ईजी है। बाइनरी फिशन इन अमीबा, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिशन में एक कट लगता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिशन में वो सेम न्यूक्लियस, वो सिंगल न्यूक्लियस बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे उसके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, बोला था ना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। क्या पता इस बार आपको एग्जाम में दिख जाए, देखो पॉसिबिलिटी पूरी है, ऐसा लगता है कि इस बार एग्जाम में ये आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेरिएशन जरूरी क्यों है। देखो एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आप आज राजस्थान में रहते हो, ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट करके उसको आंसर को आपको समझाता हूँ। आपको किसी ने उठाया, रशिया ले जाके पटक दिया, उस मजे ही आ गया, ये तो हमारी फेवरेट प्लेस है, रशिया ले जाके पटक दिया हमें, ये तो हमारी फेवरेट प्लेस है सर। ठीक है सर, राजस्थान से रशिया गए तो क्या हो गया, हमें तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। बट रशिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस भी जाता है, और राजस्थान में ऐसी जगह भी है जहाँ पे टेम्परेचर +50 डिग्री सेल्सियस भी जाता है, रहता है ना, पता ही है हमें, बहुत गर्मी पड़ती है, सबसे हॉट सबसे कोल्ड। तो अगर मैं आपको बेटा इतने हॉट प्लेस से सीधा कोल्ड प्लेस ले जाऊं तो क्या होगा, आपकी बॉडी है एडेप्टेड इस टेम्परेचर में रहने के लिए। एडेप्टेड मतलब आप यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकते हो, आप यहाँ पे इजीली रह सकते हो। बट व्हाट अबाउट दिस रशिया, रशिया में -50 डिग्री चाहिए, और आपकी बॉडी इसके लिए तो रेडी नहीं है। -50 बेटा बहुत होता है, एक जमा सकता है आपको इजीली, तो हम तो इसके लिए रेडी नहीं है। तो रेडी नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ सकती है, आपका जो ब्लड है वो फ्रीज हो सकता है, तो बहुत सारी आपको कंडीशन हो सकती है, आपके खून जम सकता है और उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अगर आपको वहां जाके रहना है तो आपको आपकी बॉडी में थोड़े बहुत, आपकी बॉडी में क्या आने पड़ेंगे, वेरिएशन आने पड़ेंगे, ताकि आप इस टेम्परेचर में क्या कर पाओ, एडेप्ट कर पाओ। जैसे आप उन्हें कहानी सुनी होगी ना, जिराफ की गर्दन छोटी थी, खाना थोड़ा सा ऊपर चला गया, जमीन से खाना खत्म होने लगा, कंपटीशन बढ़ गया, तो उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब ये कहानी ही होगी, बट लॉजिकली अगर आप सोचो तो ये क्या, एक वेरिएशन ही तो है। आपका जो गर्दन छोटी थी, खाना खत्म हुआ, आप ऊपर चले गए, बिकॉज आपने वेरिएट किया। क्यों किया, ताकि आप इजीली क्या कर सको, खाना खा सको। सेम यहाँ पे भी यही आंसर है कि वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो अगर एक स्पीशीज ए है, इससे 10 बच्चे पैदा होते हैं और सारे ए स्पीशीज के, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, 10 के 10 बच्चे जो है वो ए स्पीशीज के सारे जो है उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। कोई इन्वेडर आया, कोई एक बैक्टीरिया वायरस आया, उनने इस ए को इन्फेक्ट किया। अब ये सारे एक जैसे तो बेटा ये तो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे इन्फेक्ट कर देंगे, तो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इस ए से जो बच्चे पैदा हुए वो एक ए होता, एक बी होता, एक सी होता, एक डी होता, एक ई होता, एक एफ होता, सब में थोड़ा 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 चेंज होता, तो अगर ए को डैमेज भी हुआ है कहीं से तो जरूरी थोड़ी कि बी को होता ही होता, बी उससे सेफ हो जाता। तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, आप कंटिन्यू कर सको। दूसरा, फर्स्ट तो आप क्या लिख सकते हो कि आप एक्सटिंक्ट ना हो जाओ, आपकी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू कर सके। दूसरा, आप सरवाइव कर सको, अगर कोई हार्श टेम्परेचर भी है, कुछ भी है, तो आप वहां पे सर्वाइव कर सको, आप अपनी बॉडी को वहां पे क्या कर सको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप लिख लेना कि आप वहां पे क्या कर सको, सबसे जरूरी दैट इज एडेप्ट कर सको। ठीक है जी, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ध्यान से सुनना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे मेरे को नहीं लगता ये आएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फिर अगर ये आ गया तो फिर तो मेरे को लग रहा है 5 नंबर जैसे जिसने लिख रखा है 4 to 5 मार्क्स, तो ये तो ऐसे ही लिया हो गया, फिर ऐसे 3 नंबर तो क्या पता सीबीएसई अगर आपको किस्मत हुई तो दे भी दे। तो ये क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ईजी है, फटाफट देखते हैं उसको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है, इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, हमने यही पढ़ा आज तक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स बनते नहीं है, यहाँ गैमेट्स बनते हैं, एक बनता है मेल गैमेट, एक बनता है फीमेल गैमेट, बन। नेक्स्ट, नो मियोसिस, 100% मियोसिस बनता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन नहीं आते। यहाँ वेरिएशन
नहीं आते, और यहाँ पे मियोसिस होता है इसलिए यहाँ पे क्या आते हैं सर, वेरिएशन आते हैं। जो अगला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ बनते हैं क्लोन्स, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग क्या शो करता है, वेरिएशन। अब आपसे देखो एक नंबर में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले कि वेरिएशन कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, तो सारा आंसर यही है। वेरिएशन कहाँ आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। क्यों आते हैं, मियोसिस की वजह से आते हैं। कहाँ नहीं आते, एसेक्सुअल में नहीं आते। क्यों नहीं आते, बिकॉज यहाँ क्या नहीं होता, मियोसिस नहीं होता। यहाँ पे एक ही पेरेंट है, वो कट होता है, वो आगे से आगे जनरेशन को बढ़ाता है। इस क्लोन का मतलब क्या है, देखो क्लोन का मतलब बहुत सिंपल है। अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। करते हैं हम फोटोकॉपी, पेपर रखते हैं, दबाते हैं, फोटोकॉपी हो जाती है। सेम क्लोन्स में भी यही होता है। जब आप क्लोन्स का मतलब कह रहे हो, जैसे मान लो एग्जांपल, एक अमीबा था, अमीबा ने अपने आप को कट किया तो इससे 2 अमीबा बन गए। पर इनमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है सर, दोनों सेम है, पेरेंट्स के जैसे ही दिख रहे, तो इनको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स मतलब जब उनमें कोई वेरिएशन ना हो, वो सेम एग्जैक्ट कॉपी हो अपने किसके, पेरेंट्स के। ठीक है, जब पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उसको हम क्लोन्स कहते हैं। लास्ट, फास्टर प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछ लेना बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, एक ही एडवांटेज है कि ये एक फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल के कंपेयर में क्या होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। बाकी ये जो चारों है, ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए, और ये चारों इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। बहुत सिंपल है, 5 नंबर में आ जाए, 4-5 नंबर में आ जाए भाई साहब, इसको आराम से एक्सप्लेन करके आ जाना। ये जो मैंने आपको बताया ये सब टॉपिक्स है, आप इसके अंदर मन से कुछ भी लिख सकते हो कि दे इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट, लाइक एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम, कुछ भी लिख के आप इनको बढ़ा के अपने हिसाब से लिख सकते हो। दीज आर जस्ट व्हाट टॉपिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपके जो क्वेश्चन है मेनली वो तो जो इंपॉर्टेंट वेरिएशन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो है ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमें देखो टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, तो ये भी सुन लो फटाफट, एक बार देख लेते हैं फटाफट। वैसे तो बहुत ईजी है, मेरे को पता है आपको आते होंगे। पहला है फिशन, इसको हम बर्डिंग भी बोलते हैं, तो ये भी सुन लेना भाई। क्या होता है, एक पेरेंट के ऊपर एक छोटी सी बर्ड आ गई, बर्ड ने अपने आप को ग्रो किया, वो पेरेंट से थोड़ा सिमिलर दिखने लग गया, और फिर उसने अपने आप को क्या कर लिया, कट कर लिया, तो वो अलग हो गया, तो इसको हम बर्डिंग भी बोलते हैं। न्यू बर्ड अराइजेज, उससे क्या बन गया, न्यू हाइड्रा बन गया, तो इसको हम बर्डिंग और फिशन दोनों बोलते हैं। ये हो गया आपका क्या, अच्छा ओके, एडिटर साहब ने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, एडिटर साहब ने ये गलती कर दी है कि बर्डिंग को लिख दिया फिशन और फिशन को लिख दिया बर्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। ये जो है ये आपका बर्डिंग का प्रोसेस है, और ये आपका फिशन का प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिशन हुआ है, अभी हमने पढ़ा ही था, दिस इज बाइनरी फिशन। हो जाती है भाई, इंसान है एडिटर साहब भी, कोई बात नहीं। तो बाइनरी फिशन होता है, एक पेरेंट जो है वो 2 पेरेंट में डिवाइड हो गया, 2 डॉटर्स में डिवाइड हो गया, और एक ने 2 डॉटर्स बना दी, दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो गई, बर्डिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन। देखो ध्यान से सुनो, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, कोई चीज डिवाइड हो गई है, टूट गई है। तो यहाँ देखो ये है एक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एन एल्गी। एल्गी का एक टाइप है। इस स्पाइरोगायरा ने देखो अपने आप को देखो बीच में से 2 में डिवाइड कर लिया। सर क्या ये 2 में डिवाइड होता है, नहीं। फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन में यही डिफरेंस है, यहाँ पे 2 में ही डिवीजन होता है, यहाँ पे मल्टीपल डिवीजन हो सकता है। ये अपने आप को 2 से ज्यादा में भी डिवाइड कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक में डिवाइड करे, 2 से ज्यादा में भी डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स हो जाना, टुकड़े हो जाना, और ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक नया नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सर ये किसका डायग्राम है, ब्रेड खाए होगे ना सुबह नाश्ते में, बस ये वही है आपकी ब्रेड। जब आप ब्रेड को हवा में बाहर छोड़ देते हो तो वो कुछ ऐसी काली सी हो जाती है, बिकॉज उस पर क्या ग्रो हो जाती है, फंगस। फंगस क्या है, फंगस ग्रो करती है सर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ऐसे स्पोर्स एंजियम बनते हैं, इस स्पोर एंजियम के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर जहां भी जाके गिरते हैं वहां पे क्या ग्रो कर देते हैं, एक नया फंगस। फंगस का एग्जाम्पल पूछ ले तो बेटा ये आपका एग्जाम्पल है राइजोपस का, राइजोपस का डायग्राम है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत इजी है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वेजिटेटिव का मतलब होता है द पार्ट ऑफ प्लांट विच वी ईट। प्लांट का ऐसा पार्ट जो आप खाते हो उसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हो जाएगा, अगर आप प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट बना रहे हो तो हम उसको वेजिटेटिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है, कटिंग का एग्जांपल दे रखा है, आपने एक पार्ट कट किया, पानी में डाला, रूट हार्मोन्स डाले, रूटिंग हार्मोन्स कैसा होता है, घर पे एलोवेरा होगा, आप उसको डाल दो, वो क्या करेगा, इसकी रूट डेवलप करवा देगा और एक नया प्लांट बन जाएगा।
तो आपने देखो एक एग्जिस्टिंग पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बना है, लेकिन उसके किसी पार्ट से बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीजनरेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, थोड़ा सा इससे बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। रीजनरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों भाई, तो एक बात बताओ भाई, हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं कहते बिकॉज देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। रीजनरेशन में न्यू इंडिविजुअल तो बन रहा है, पर वो क्यों बन रहा है, बिकॉज देखो यहां से मान लो उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ, वो पार्ट टूट गया, कट हो गया, उससे अलग हो गया, उसने सिर्फ अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट किया है, उससे नया नहीं बनाया। उसने क्या किया, उसने जैसे मान लो ये वाला पार्ट टूटा, ये वाला पार्ट टूटा, तो उसने ये अपने वाले रीजनरेट किए पार्ट्स को, जो लॉस्ट पार्ट जो खत्म हो गए थे, उन पार्ट्स को सिर्फ वापस बनाए। तो देखो इसने क्या किया, देखो अब इस माउथ से एक नया बन गया, इस टेल से भी एक नया बन गया, और जो इसके लॉस्ट पार्ट थे वो भी वापस आ गए, तो टोटल 3 बन गए। हमने इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए रखा है बिकॉज देखो अल्टीमेटली नंबर तो बढ़ रहा है, एक था कहां चला गया जी, अच्छा हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, हमने इसको रिप्रोडक्शन में इसलिए रखा है बिकॉज ये एक था, पर एक से देखो कितने बना दिए इसने, जैसे 2 बनाए, 3 भी बन सकते, 4 भी बन सकते, तो पार्ट तो नंबर तो बढ़ा है, बट क्या ये जो नंबर बढ़ा है ये रिप्रोडक्शन से, मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें वो अपनी विल से अपने आप को ब्रेक करता है, इसने अपनी विल से अपने आप को ब्रेक करके 2 बनाए, इसने अपनी विल से एक नई बर्ड निकाली और एक नया बनाया। यहाँ विल से हुआ क्या, नहीं सर, ये मिस्टेक से हुआ है, मान लो गलती से कट हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से ये पार्ट रीजनरेट हुआ है। जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड होती है, चिपकली होती है, चिपकली अपनी मर्जी से पूंछ को काटती है नहीं, लेकिन मान लो कभी गलती से पूंछ कट गई उसकी, अगर उसकी टेल अलग हो गई तो वो वापस को क्या कर लेती है, रीजनरेट कर सकती है, उसका वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है, तो दैट इज नोन एज रीजनरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रीजनरेशन और इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन जो होता है वो किसी की विल से नहीं हो रहा, उस एनिमल की विल से नहीं हो रहा, वो कब हो रहा है, जब गलती से कोई पार्ट कट हो गया है, लॉस्ट हो गया है, तब होता है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, उस एनिमल की विल से होता है, वो अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस पे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक बार देख भी लो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या पॉइंट्स है। एडेप्ट करना है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, मैं आपको राजस्थान से उठा के कहाँ ले गया था, सीधा रशिया, गर्मी से सीधा सर्दी में ले गया, तो आपको एडेप्ट भी तो करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट सर्वाइव डिजीज, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर सारे ए ही होते तो अगर कोई बैक्टीरिया आता तो उसको खा जाता, तो सब मर जाते, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इवोल्यूशन, देखो आपका चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें से इवोल्यूशन तो उन्होंने गायब कर दिया। इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको जिराफ का एग्जाम्पल दिया, जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लोग कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे खाने की नीचे कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो उसकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, मतलब अपने आप को इवॉल्व कर गया, उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे विद जनरेशन इवॉल्व करवा दिया, तो दिस इज नोन एज इवोल्यूशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। देखो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है, कई जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में जरूरी क्यों है। तो देखो डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों है, तो अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा समझो तो डीएनए क्या होता है, डीएनए मींस हमारी बॉडी का आर्किटेक्ट, हम डीएनए को कहते हैं वो हमारी बॉडी का आर्किटेक्ट है। क्यों है सर, आपके घर का जैसे आर्किटेक्ट होता है वो उसका पूरा नक्शा बनाता है, मैप बनाएगा, फिर घर बनना स्टार्ट होगा, डीएनए का भी वही काम है, वो आपकी बॉडी को डिजाइन देगा, आपकी बॉडी में जो वेरिएशन आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल सर आज वो कहते हैं ना घर पे आर्किटेक्ट आता है, भैया ये सीढ़ी यहाँ पसंद नहीं आ रही, उस सीढ़ी को उठा के वहां ले जाओ, तो वैसे ही अगर मान लो कि आपको आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो और आपको किसी चीज से खतरा है, पर आपके जो होने वाले बच्चे शायद वो उससे वेरिएट हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि उनको उस चीज से खतरा ना हो, तो वेरिएशन भी किसकी वजह से आते हैं, डीएनए कॉपिंग की वजह से आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अगर एक स्पीशीज कंटिन्यू रखनी है तो वो डीएनए की वजह से ही होगी। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें और बात करें तो देखो बेटा, हमें पता है मेल से गैमेट्स आते हैं, फीमेल से गैमेट्स आते हैं, दोनों से क्रोमोसोम अलग अलग आएंगे और उससे एक नया कुछ बनेगा और इनमें आएंगे वेरिएशन, और वेरिएशन बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं आता तो क्लोन बन जाता, क्लोन मतलब या तो वो बच्चा मम्मी जैसा दिखता या पापा जैसा दिखता। अब पापा को मान लो एग्जाम्पल लड़ना नहीं आता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पापा को लड़ना नहीं आता या पापा का जो आईक्यू है वो कम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बच्चे का भी सेम ही होता, बच्चे का भी कम ही होता, बच्चे को भी लड़ना नहीं आता,
तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, बच्चे में वेरिएशन नहीं आते, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे में कुछ कैरेक्टर्स वापस से आते हैं, मतलब मेल से आएंगे, कुछ फीमेल से आएंगे, कुछ नए भी बनेंगे, तो वेरिएशन आएगा। हो सकता है कि वो वापस से ज्यादा IQ वाला हो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। और ये सब तब पॉसिबल है जब आपकी बॉडी में क्या होता है, DNA कॉपी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ कपल हैज ओनली डॉटर्स, इज फादर रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन जेनेटिकली। ये हम लोग देखो हेरिडिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखो भाई, क्रोमोसोम्स लिख लेते हैं हम लोग, XX, किसने जेनेटिकली बोला है तो जेनेटिक्स का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो हमारे एक क्रोमोसोम हो गया XX, एक हो गया XY, ये किसके हो गए भाई, फीमेल के, ये किसके हो गए, मेल के। अब इसने पूछा है कि एक कपल के सिर्फ डॉटर्स है, तो उसके लिए क्या फादर रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो लॉजिकली देखा जाए तो आंसर तो यस ही है। क्यों? देखो अगर फीमेल से तो हमेशा क्या क्या आएगा, X ही आएगा सर, उसके पास तो X ही है। यहाँ पे देखो एक X है और एक XY है, अगर मेल से X आया है तो वो बनेगा XX, मतलब क्या बन गई, डॉटर बन गई। और अगर फीमेल से देखो फिर से X आया और मेल से अगर Y आता तो क्या बनता भाई, बॉय बनता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डॉटर बनी है, तो उसमें रेस्पॉन्सिबल क्या फादर है, बिल्कुल फादर है, बिकॉज फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया, X क्रोमोसोम आया। अगर Y आता तो वो डॉटर की जगह क्या बन जाता, सन बन जाता। तो इसके लिए याद रखना कभी भी, फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जो बेबी है उसके सेक्स के लिए, कि वो जेंडर के लिए कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसके लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, फादर से आने वाला गैमेट। फादर से अगर X आएगा तो फीमेल, फादर से अगर Y आएगा तो मेल, बिकॉज फीमेल से तो हमेशा ही कौन से आने, X आने, तो बेटा फीमेल पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन। देखो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम इतनी देर से इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर मियोसिस नहीं होता तो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में तो क्या होता, तो बेटो आगे बात बताओ, आपके ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। हमने कहा मियोसिस नहीं हुआ है, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर था जो कि 2n था दोनों में, वो n नहीं हुआ है, अभी भी क्या है 2n है, मियोसिस हुआ ही नहीं है। अगर ये दोनों फ्यूज करते तो बच्चे में क्या हो जाते, 4n। अरे सर मतलब आप ये कह रहे हो कि जाइगोट में 4n क्रोमोसोम, सर ये तो इम्पॉसिबल जैसा हो गया ना। हाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। अगर जाइगोट में 4n क्रोमोसोम होते तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते, मतलब हो सकता है कि उसमें, हो सकता है कि 100% उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। इसीलिए अगर मियोसिस नहीं होगा तो बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे और बच्चा हो सकता है शायद मर भी जाए या पैदा ही ऐसा एबनॉर्मल हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मियोसिस का होना क्या है, बहुत जरूरी है। आंसर क्या कह रहा है, गैमेट्स विल हैव डबल क्रोमोसोम्स, बात कर ली हमने, 2n होंगे, और क्रोमोसोम का नंबर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में वो बढ़ते ही जाएगा। देखो यहाँ पे 4n हो गया, जाइगोट में 4n, उसके बाद में और बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जेनेटिक इम्बैलेंस, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स उस बच्चे में आपको क्या करने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। तो इसीलिए मियोसिस का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये एक HOTS क्वेश्चन है, नॉर्मली आपसे नॉर्मली पूछा भी जा सकता है कि भाई अगर आपका IQ टेस्ट करने के लिए आपको मियोसिस कितना समझ में आया, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। अब आपका एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच गया है, बट मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े वो भी हम लोग फिर बहुत ज्यादा सा मिक्सअप हो जाएगा, हम वो नहीं करते। मैं उसके एक अलग से शॉर्ट्स बना रहा हूँ, आप शॉर्ट्स देख लेना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, मैं सब इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें। इस वीडियो के साथ नहीं कर रहा बिकॉज ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। उस वीडियो में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।